नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी बहुत परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करें। एपिस्टीन फाइलों का भूत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यौन शोषण की नई नई कहानियां सामने आ रही हैं और हरदीप पुरी, माननीय मोदी सरकार के मंत्री, इस यौन शोषण के आरोपी के साथ जब उसकी सजा हो गई, इसके बाद अमेरिका में क्या गुल खिला रहे थे, अभय द्विवेदी जी ने बहुत विस्तार से बताया है। हमारी गोदी मीडिया क्या कह रही है, क्या कर रही है? दिन भर राहुल गांधी के खिलाफ प्रायोजित खबरें दिखा रही है। किरण रिजिजू वीडियो जारी कर रहे हैं कि देखो कांग्रेस की सांसद अध्यक्ष को गाली दे रहे हैं और वीडियो में आवाज ही नहीं। गजब है कहानी। चलते हैं अभय द्विवेदी के संग। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी। मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने कमाल कर दिया। आज वो चीज निकाल के ले आए हैं कि अब पूरा विपक्ष बिल्कुल खामोश बैठ जाएगा, आवाज नहीं निकलेगी। विपक्ष कह रहा था कि हमने गालियां नहीं दी हैं, कांग्रेस के सांसद कह रहे थे हमने गालियां नहीं दी हैं ओम बिरला जी को, और किरण रिजिजू जी निकाल के ले आए वीडियो कि उसमें दया दनादन सांसद गालियां दे रहे हैं। मेरे एक मित्र ने कहा मुझसे, गोदी मीडिया के में हैं तो मित्र तो हैं ही है, खैर उन्होंने मुझसे कहा कि देखा किरण रिजिजू निकाल के ले आए वीडियो, दया दनादन गालियां दी जा रही हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन इसमें गालियों की आवाज तो आ नहीं रही है, वीडियो तो दिखा रहे हैं। पूरे भाव समझिए ना, जो वो बोले वो गालियां ही हैं। मैं कहा लेकिन वो भाव में तो ये भी हो सकता है कि भाई साहब प्लीज हमारी बात सुन लो, क्योंकि आवाज है नहीं किरण रिजिजू के वीडियो में। गोदी मीडिया चलाए पड़ा है कि गाली दी गाली दी। कितना ताज्जुब है। पहले महिलाओं को वीडियो जारी कर दिया कि देखो ये महिलाओं के दांत देखो, कुछ अलग से दांत बनाए गए हैं, ये प्रधानमंत्री को काट काट के मार डालती। अब मैं वो दांत देख रहा था, मुझे किसी महिला के दांत अलग से तो नजर तो आए नहीं, तो मैंने अपने दांत देखे, उन महिलाओं के दांत देखे, लगभग एक जैसे थे। तो मुझे लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पेशलाइजेशन उनके पास में एआई किट है, टूल है, ऐसा जो महिला खड़ी हो तो वो बता देता है कि ये महिला के दांत अब पेनीले होते जा रहे हैं, अब जैसे सामने आदमी आएगा इसको काट खाएंगे। तो मोदी जी को बात पता चल गया। ऐसे ही किरण रिजिजू जी के पास कोई एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें आवाज नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा कर दिया साहब ये गाली दी जा रही है। अभी जी आपने भी बड़ा मनोविज्ञान देखा है लोगों को, आपने तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं प्रधानमंत्रियों को देखा है। ऐसा वीडियो कौन आज तक लेकर आया होगा जिसमें गालियों की आवाज भी ना हो, कह दिया जाए ये गालियां हैं? ऐसा जी कौन होगा जो दांत देख के बता दे काटने जा रही है? ये कर क्या रही है बीजेपी? ये भी हम लोगों के लिए एक कार्यभार है कि हम समझें कि बीजेपी क्या कर रही है और इसका प्रभाव क्या होगा। वो इस करने के जरिए क्या कौन सा हित अपना साध साध रही है, वो विपक्ष को कौन सा नुकसान पहुंचा रही है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है, विपक्ष को नुकसान नुकसान पहुंचा रही है, जो कर रही है इसके पीछे वो क्या छिपाना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इन सब सवालों से भी बड़ा एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी उस दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए क्यों नहीं आए। अच्छा, मान लें एक बार ओम बिरला की इस बात पे हम यकीन कर लें कि भाई उन्होंने प्रधानमंत्री को चेतावनी भेजी थी कि उन्हें किसी अनहोनी के होने की आशंका है, कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। तो प्रधानमंत्री को चाहिए था उनसे कहते कि भाई अगर आपको ये एहसास अप्रत्याशित घटित हो रहा होने की संभावना है, तो उसके खिलाफ बाकायदा आप पेशबंदी कीजिए। आप सदन के रखवाले हैं, आप वहां पर रक्षक लगाइए। ये नहीं किया गया। न प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, न उन्होंने खुद ऐसा किया। प्रधानमंत्री नहीं आए और प्रधानमंत्री ने आज तक बताया भी नहीं कि वो क्यों नहीं आए। किसी ने उनसे पूछा भी नहीं और ओम बिरला की इस बात पे यकीन कर लिया गोदी मीडिया ने कि प्रधानमंत्री इसलिए नहीं आए। अच्छा, मैं इस बात का मतलब ये भी निकाल सकता हूं, भाई प्रधानमंत्री के आलोचकों को भी पूरी छूट है बात का मतलब निकालने की। जिस तरह गोदी मीडिया को, जैसे गोदी मीडिया कांग्रेस के सांसद जो उनके चैम्बर में अपना जो लोकसभा अध्यक्ष की तरफ हाथ उठा उठाकर ऐसे इंगित करके बोल रहे हैं, उसको वो गालियों के रूप में सुन रहे हैं। तो मैं भी एक मतलब निकाल सकता हूं। मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते थे एप्स्टीन फाइल से संबंधित आरोपों के ऊपर, बोलना नहीं चाहते थे जनरल नरवणे ने अपनी किताब में जो लिखा है उसके ऊपर। प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते थे अमेरिका के साथ जो व्यापार डील हो रही है उसके ऊपर। प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते थे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो इक्विटी गाइडलाइंस थी उसके ऊपर। ये 4 बड़े मसले हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। इनमें से किसी मसले के ऊपर बोलना उनके लिए तकरीबन असंभव है।
देखिए, कहावत यह है कि इधर कुआं उधर खाई, ये कहावत है। प्रधानमंत्री के मामले में ये कहावत दूनी हो जाती है। उनके इधर एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, उनके आगे नाली और पीछे नाला है, किधर भी नहीं जा सकते। किधर भी उन्होंने बचने की कोशिश की तो गिरना उनके लिए तय है, उनको नुकसान होगा ही होगा। इन 4 बड़े मसलों ने प्रधानमंत्री को बुरी तरीके से घेर रखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रखा है, और 2 लोगों को इसका जिम्मेदार बनाया गया है। एक का नाम है ओम बिरला, दूसरे का नाम है किरण रिजिजू, कि पार्टी को इस झंझट से निकालें किसी तरीके से। उस झंझट से निकालने के लिए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है कि अब ये वीडियो दिखाओ, वो वीडियो दिखाओ। भाई, जो पहला वीडियो है वो 6 दिन बाद दिखाया गया, दूसरा वीडियो जो है वो 8 दिन बाद दिखाया गया। एक एक करके आरोप बदलते जा रहे हैं। ओम बिरला को यह पता था, उन्हें जानकारी मिली थी कि अप्रत्याशित कुछ घटित हो सकता है, लेकिन वो अप्रत्याशित क्या था, इसकी जानकारी गिरिराज सिंह को हत्या के रूप में थी कि प्रधानमंत्री की हत्या हो सकती है, और इसकी जानकारी हत्या के रूप में थी कि प्रधानमंत्री की वो महिला सांसद हत्या कर सकती थी। निशिकांत दुबे को भी इसकी जानकारी थी। आप देखिए, सब चीजें जो है ना ऐसी हैं कि एक एक करके सोच सोच के पूरी बात तैयार की जा रही है। अच्छा, इस वक्त जो भाजपा के आलोचक पत्रकार हैं या जो लोग भाजपा की जो हथकंडेबाजी है उसको समझ सकते हैं, वो लोग एक सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण है, इस सवाल को हमें भी उठाना चाहिए, लेकिन इस सवाल के उठाने के भी कुछ की भी कुछ कीमत है जो लोकतंत्र को चुकानी पड़ सकती है। वो सवाल ये है कि जब उन महिला सांसदों को की शिनाख्त कर ली गई कि प्रधानमंत्री को आघात पहुंचा सकती थी, जब उन सांसदों की भी शिनाख्त कर ली गई जो कि ओम बिरला के चैम्बर में उनकी तरफ हाथ उठाकर कुछ जोश में, उत्तेजना में या आक्रोश में बोलते नजर आ रहे हैं, भले ही आवाज न सुनाई पड़ रही हो, सबकी शिनाख्त हो गई। वीडियो किरण रिजिजू के पास थे, उन्होंने उन वीडियोस को जारी किया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ओम बिरला के चैम्बर में जो वीडियो है वो उन्होंने नहीं बनाया, वो बल्कि कांग्रेस के ही एक सांसद ने बनाया है वीडियो को। तो सवाल यह है कि उन्होंने, कांग्रेस के सांसद ने उस वीडियो को बना के गैरकानूनी काम किया, उस वीडियो को जारी करके किरण रिजिजू ने भी गैरकानूनी काम कर दिया, लेकिन कोई पत्रकार उनसे पूछेगा नहीं। गैरकानूनी कैसे? मेरा कहना है कि जब लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में किसी को जो बातचीत हो रही है उसका किसी को वीडियो बनाने का अधिकार नहीं है। कोई, आप लोकसभा चैम्बर में जो बातचीत हो रही है उसमें कई गोपनीय बातें भी होती हैं, वो उनका कोई वीडियो बनाने का अधिकार नहीं है। तो जब इस अधिकार का अतिक्रमण करके कांग्रेस के किसी सांसद ने, जिसका नाम नहीं बताया जा रहा है, वो वीडियो बना लिया, तो वीडियो अपने आप में गैर कानूनी हुआ। लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में पहले से ही सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो उन सीसीटीवी के जो फुटेज है वो कानूनी फुटेज है उसमें लोकसभा अध्यक्ष के पास पूरा अधिकार है कि वो तय करें कि कौन सा फुटेज जारी होगा, कौन सा फुटेज जारी नहीं होगा, या कोई भी फुटेज जारी नहीं होगा। अब उसी को उन्होंने जारी कर दिया किरण रिजिजू ने, तो उन्होंने भी गैर कानूनी काम कर दिया। अच्छा, यानी भाजपा सरकार को सब कुछ पता है, भाजपा सरकार को उन महिला सांसदों का भी पता है जो प्रधानमंत्री को आघात पहुंचाना चाहते थे, भाजपा सरकार को उन कांग्रेस सांसदों का भी पता है जो कि ओम बिरला के साथ बदतमीजी दे रहे थे, अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, गालियां दे रहे थे उनको यह भी पता है कि किसने उस नियम का उल्लंघन करके वहां वीडियो बनाया, यह भी उन्हें पता है। तो आप ये बताइए कि ये लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ हेडलाइन मैनेज कर रहे हैं, खबरें, ये एक पूरी इस वक्त जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको एक बड़ा स्पिन देने के चक्कर में लगे हुए हैं कि किस तरीके से पूरी बात को पटरी से उतार दें कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की जा रही है और ओम बिरला के साथ अशिष्टता की जा रही है। सब कुछ कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं, कहीं महिला सांसद कर रही हैं, और वहां भी उस वीडियो में भी ज्यादातर महिलाएं बोल रहे हैं, ज्यादातर कांग्रेस सांसद बोल रहे हैं वो सारी महिलाएं हैं
जो हाथ यूं यूं उठा के बात कर रही हैं वो सारी महिलाएं हैं, साफ दिख रहा है उस वीडियो में, टीवी पे सवेरे चल रहा है वीडियो वो। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की जो महिला सांसद हैं, उन महिला सांसदों को दंडित करना पड़ेगा सरकार को, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उस सरकार को। यह सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। वो सब महिलाओं के चेहरे साफ दिखाई पड़ रहे हैं, सबके सबको नाम पता है, सब कुछ है, उसमें कोई भी चीज गोपनीय नहीं है। बस केवल एक बार ये दिखा देना है कि वो हाथ हाथ ओम बिरला की तरफ अपनी उंगली कर करके उनको गालियां दे रहे थे, ये वो शो कर दें, दिखा दें, सारा देश अपने आप ही उन महिलाओं के और कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ हो जाएगा। एकदम भाई सही कौन बात। पसंद करेगा इसको? कौन पसंद करेगा कि कोई सांसद लोकसभा, कितना भी नाराजगी हो, कुछ भी हो, कि लोकसभा हाँ, गाली दे रहे, अध्यक्ष के कमरे में घुस के वहां गाली गलौज करे? कोई पसंद नहीं करेगा। अच्छा, और अगर वो दिखा दें कि ओम बिरला को गालियां दे रही थी महिला सांसद, तो उनका वो आरोप भी पुष्ट हो जाएगा कि ये महिला सांसद नरेंद्र मोदी के साथ कुछ कर सकती थी। ये बात लोकसभा अध्यक्ष को गरिया सकती हैं उनके कमरे में घुस के, उनके चैम्बर में घुस हाँ, के, जो उनका आधिकारिक ऑफिस है, जो उनका ऑफिशियल ऑफिस है। ऐसा नहीं सड़क के किसी कोने में उन्होंने घेर लिया हो उनको, ऐसा नहीं है, उनका आधिकारिक ऑफिस है, वहां कर सकती हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री के साथ भी कोई बदतमीजी कर सकती थी, गुस्से में कुछ काट ही सकती थी, चाटा मार सकती थी, धक्का देकर गिरा सकती थी, कुछ कर सकती थी उनको ना। तो मेरा कहना यह है कि ये सब करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, जबकि कितने कितने 78 सांसद जो हैं केवल हल्ला मचाने पे सस्पेंड कर चुके हैं, निष्कासित कर चुके हैं ये लोग विपक्ष के। जब इतना सब कर चुके हैं, अब इतनी ज्यादा दया क्यों है, इतना ज्यादा दरियादिली क्यों दिखा रहे हैं सांसदों के प्रति, कि सांसद प्रधानमंत्री की हत्या करने की भी कोशिश कर रहे हैं, की साजिश रच रहे हैं, और लोकसभा अध्यक्ष को गरिया रहे हैं, उन्हीं के कमरे में घुस के, चैम्बर में घुस के गरिया रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, केवल ये लोग हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पूरा मामले को एक स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या उस स्पिन देने की कोशिश से ये बात छिप सकती है कि हरदीप पुरी एप्स्टीन से क्यों मिले थे? ये सवाल क्या उससे पृष्ठभूमि में जा सकता है? भाई हरदीप पुरी ने अपनी राहुल गांधी ने जब संसद में उनके ऊपर आरोप लगाया, तो हरदीप पुरी को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब देना पड़ा। अच्छा, हरदीप पुरी ने जब संसद चल रही है, संसद में क्यों नहीं जवाब दिया? भाई जब संसद चल रही है तो संसद में आरोप लगाया गया है, संसद में जवाब देने की बजाय आपने भाजपा दफ्तर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका क्या मतलब हुआ? मंत्री हैं सरकार के, मंत्री हैं, मंत्री लोकसभा में आके जवाब दे सकता है, मंत्री के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, वहां जाके जवाब दिया। जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि मैं कुछ आधिकारिक कामों से जेफरी एप्स्टीन से 3-4 बार मिला हूं। वो आधिकारिक काम कौन से थे? बताया जा रहा है कि यहां पर जो कुछ मोदी सरकार की कुछ योजनाएं थी, उन योजनाओं के बारे में उनसे वो विचार विमर्श करने गए थे जेफरी एप्स्टीन से। जेफरी एप्स्टीन की उस पर हैसियत क्या थी जब वो विचार विमर्श करने गए थे उनसे? तब ओबामा प्रशासन चल रहा था, ओबामा वहां राष्ट्रपति थे। जेफरी एप्स्टीन सारे जीवन किसी भी अमेरिकी प्रशासन का हिस्सा नहीं रहा, वो एक अरबपति था। उसने स्टॉक एक्सचेंज में और तमाम तरह तरह के फ्रॉड करके बहुत पैसा कमाया, और वो नेटवर्किंग करता था, दलाली करता था, कम उम्र की लड़कियों का यौन शोषण करता था, बलात्कार करता था, और उन लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उसने एक बहुत बड़ा हरम बनाया था, जिस हरम को एक अपने आइलैंड पे ले जाके वो तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों का यौन मनोरंजन करता था, उनकी यौन क्षुधा होती थी, उसको तुष्ट करता था। ये जेफरी एप्स्टीन करता था। 2008 में ये सब चीजें रिकॉर्ड में है। 2008 में उसको अपने यौन दुष्कर्मों के कारण सजा हुई। उसने खुद अदालत में अपराध कबूल किया। अपराध कबूल करने की प्रक्रिया जो है, एक अमेरिका में परंपरा है कि डील कर लेते हैं आप अटॉर्नी के साथ में, कि हम अपराध कबूल कर लेंगे, बदले में हमारी सजा कम कर दी जाए। हालांकि वो डील भी बड़ी विवादास्पद है।
उस डील के कारण उसको 18 महीने की सजा हुई और 18 महीने की सजा में उसने केवल 13 महीने की सजा काटी, बाकी उसकी सजा माफ हो गई, वो बाहर निकल आया। जब हरदीप पुरी नाम के महाशय उससे मिले थे, तब वो सजा काट के बाहर आ चुका था। यानी वो स्थापित रूप से यौन दुष्कर्मी था। ठीक बात और है। फिर क्यों वो मिले? इतना बदनाम आदमी था, इसकी कोई सीमा नहीं है उस वक्त। फिर क्यों मिले थे उसे? फिर भी आप उनसे मिले और वो किस चीज का एक्सपर्ट था? क्या वो हिंदुस्तान में इंटरनेट के प्रचार प्रसार का एक्सपर्ट था? इसके लिए आप राय लेने के लिए उससे गए थे? कौन सी नरेंद्र मोदी की कौन सी योजना थी जिसमें वो एक आपको क्रिएटिव इनपुट दे सकता था? जेफरी एप्स्टीन, उनसे क्यों मिले थे आप? उस वक्त हरदीप पुरी मंत्री नहीं थे और उसके तुरंत बाद उनको मंत्री भी बना दिया गया हिंदुस्तान में। अच्छा, और आज आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने विस्तार से जेफरी एप्स्टीन और हरदीप पुरी के बीच में जो ईमेल्स का आदान प्रदान हुआ उसका खुलासा किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो ईमेल दिखाई है सबको। एक ईमेल में तो हल्का सा लड़कियों का भी जिक्र हो रहा है। अच्छा, दूसरे वो कह रहे हैं हमारी मुलाकातें तो प्रतिनिधि मंडल में का सदस्य होने के नाते में मिलता था, लेकिन उस ईमेल से प्रमाणित हो जाता है कि वो व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलते थे। वो जो ईमेल्स का आदान प्रदान है वो बिल्कुल व्यक्तिगत मुलाकातों के लिए है कि मैं आपके घर आ जाऊं, उन्हें 11 बजे आ जाओ, 11 बजे नहीं है 10:30 बजे आओ, ओके मैं 10:30, तो इस प्रकार की बातचीत है। एक दूसरे को चलो कॉफी पी लेते हैं साथ साथ बैठ के, इस प्रकार की बातें हो रही हैं वहां। तो जो हरदीप पुरी कह रहे हैं और जो हकीकत है, उस हकीकत के बीच में एक गैप है, एक अंतराल है, और इस अंतराल की यह पोल खुल चुकी है। तो ये बहुत गंभीर मसले हैं। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, हमारे सामने हमने तो आज तक इस बारे में चर्चा ही नहीं की कभी। मैंने तो कभी आपके चैनल पे बैठकर कभी इस बारे में एप्स्टीन फाइलों के बारे में चर्चा नहीं की। और जब ये पूरा मसला आएगा तो मैंने नेटफ्लिक्स पे द फिल्दी रिच एप्स्टीन करके एक 4 किश्तों का एक सीरीज मौजूद है, वो मैं अभी देख रहा था आपसे बातचीत करते समय। 3 किश्तें मैं उसकी देख चुका हूं। उन 3 किश्तों को देखने के बाद मुझे एक ही वो जो फिल्दी रिच लिखा हुआ है, मतलब है उसका एक ही हिंदी समझ में आती है, धन पिशाच। ठीक बात है, पिशाची है। वास्तव में वो आदमी धन पिशाच था। कितनी उसमें लड़कियों की गवाहियां दिखाई जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्री है, लड़कियों की गवाहियां दिखाई जा रही हैं। जो पाम बीच के का पुलिस डिपार्टमेंट है, उस पुलिस डिपार्टमेंट के जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनको किस तरह से, मतलब वो कमाली है। मतलब उसमें एक ऐसे व्यक्ति से जिसको पूरा अमेरिका धन पिशाच कह रहा है, जो पूरे अमेरिका में जो बलात्कारी है, बच्चियों का यौन शोषण करता है, पुरुषों के साथ भी सेक्स कर रहा है, उनका भी यौन शोषण कर रहा है, जिसने पूरा एक हरम बना रखा है, फिर उनकी ट्रैफिकिंग कर रहा है, उनको दूसरे तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ सोने के लिए मजबूर कर रहा है। एक दिन में एक लड़की के साथ में जिन्होंने कैसे कैसे कुकृत्य किए जा रहे हैं। 4-4, 5-5 बार बलात्कार हो रहा है उसके आइलैंड के ऊपर, उसके द्वीप के ऊपर। ये सारे विवरण रखे हुए हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, और सब डॉक्यूमेंट्री है, कोई कपोल कल्पना भी नहीं है, सब सरकारी दस्तावेजों से निकाल के रखा गया है। ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर ये उसको मिलने वाली सजा से पहले मिले होते तब भी बात समझी जा सकती थी कि भाई इन्हें पता नहीं था इनको। भाई पहले केवल आरोप लगते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, लेकिन साबित नहीं होता। वहां तो यह है कि इन्होंने खुद कबूल किया, कबूल करने के कारण उनको 18 महीने की सजा नहीं मिली। कबूल नहीं करते तो और ज्यादा लंबी सजा मिलती। उससे मिल रहे हैं भाई साहब और कह रहे हैं कि उससे मिल रहे राहुल गांधी झूठे आरोप लगा रहे हैं। मिल रहे हैं, मिलने के बाद उनको मंत्री पद से पुरस्कृत किया जाता है। सही बात है। तो ये सब क्या है? क्या ये सब कुछ ना कुछ एक बहुत बड़े पैमाने पर कुछ ऐसी कुछ गड़बड़ी हो रही है इस सरकार के अंदर, जिसको जब तक कोई बहुत बड़ा स्पिन ना दिया जाए, इससे लोगों का ध्यान नहीं भटकेगा। इसीलिए राहुल गांधी मोदी मीडिया है वो फोकस नहीं कर रहा है इन चीजों के ऊपर। गोदी मीडिया इन्हीं जो वीडियो जारी किए हैं किरण रिजिजू ने, उनको फोकस कर रहा है। अब आप एक सोचने की बात है कि किरण रिजिजू ने
संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको ये अधिकार नहीं है वीडियो जारी करने का। क्या वीडियो जारी करने से पहले उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की इजाजत ली थी? सही बात है, दे भी देंगे बाकायदा बैक गेट लोकसभा में अध्यक्ष इजाजत, की इजाजत के बिना वीडियो बैक जारी नहीं गेट कर में दे सकते देंगे वो। इजाजत, तो बैक गेट में दे देंगे इजाजत, तो घर का मामला है वहां वो तो ठीक है, और बैक डेट में वो भी दिखा दें बैक डेट में है। हाँ हाँ, इन्होंने तो फाइल भी नहीं बनाई उसकी। भाई कागज पत्तर तैयार किए जाते हैं, इस सत्ता के मद में चूर हैं, इसकी भी जरूरत नहीं समझी। और आज अगर मीडिया इनसे सवाल पूछ रहा होता तो शायद सतर्क रहते, थोड़े ये सब चीजें अपनी पेशबंदी करके रखते, हैजिंग करके रखते। सही बात है, डर तो गए हैं वो क्योंकि भी निशिकांत दुबे नहीं जो, होंगी। हाँ, देखिए डर तो गए ये सब जो हो रहा है, ये सरकार बहुत बुरे दलदल में फंसी हुई है, और प्रतिक्षण कुछ ना कुछ मिलीमीटर और ज्यादा उसके अंदर धंसती चली जा रही है, और ये अब बचेगी नहीं। और इस बहुत अंदर अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें ये सरकार, अगर मीडिया पे उसने कब्जा, बार बार कहता हूं, मीडिया पे कब्जा करना इस सरकार के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो रहा है। वरना जितनी बुरी स्थिति इस सरकार की इस वक्त है, अगर मीडिया ठीक से आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहा होता तो इस वक्त ये लोग किन्हीं कोनों में मुंह छिपाए बैठे होते। सही बात है, फेस नहीं कर पाते कुछ भी। हाँ, आज तो राहुल गांधी ने भी कह दिया मीडिया को कि क्या यही आज का वर्कआउट यही है, यही टारगेट दिया गया है आज का कोडवर्ड यही है क्या? आज का कोडवर्ड यही है। वो ऐसा ही है, ठीक कहा उन्होंने, राहुल गांधी ठीक कहा। देखिए बहुत से पत्रकार मुझे फोन करते हैं, आप जरा इस पर बाइट चाहिए, हमने ठीक लीजिए बाइट। तो अब वो यंग जर्नलिस्ट है, वो बेचारा अभी आया है, उसमें पत्रकारिता में आया है, उसको बाइट उसे जनरेट करनी है, उसे बाइट, उसकी जिम्मेदारी दी गई है, उसकी तनख्वाह उसी पर निर्भर है, उसका कैरियर उसी पर निर्भर है। अब वो सवाल पूछना शुरू करता है, तो हमने कहा ये सवाल आप किस हिसाब से पूछ रहे हो? आपको केवल यही काम है कि आपको विपक्ष के खिलाफ सवाल पूछना है? सारी प्रतिभा ऐसी ही लगनी है? हाँ ये सर, ये तो बात आप ठीक कह रहे हैं, वो मान लेते हैं बेचारे। मैं उनकी गलती नहीं मानता हूं, उनके चैनल में, उनके अखबार में माहौल ही इस तरह का है। सही बात है। अच्छा, ये जो निशिकांत दुबे ने अचानक टर्न लिया, प्रस्ताव था विशेषाधिकार हनन का, यह इसीलिए क्योंकि अब विशेषाधिकार हनन आता तो एक एक चीज रिकॉर्ड में ले आते राहुल गांधी। बिल्कुल, और क्या। देखिए वो जो जिस वक्त ये राहुल गांधी का भाषण हो रहा था, तो उस वक्त जगदम्बिका पाल जो थे वो पीठासीन अधिकारी थे। वो तजुर्बेकार आदमी है, कांग्रेस में भी रह चुके हैं, सारी जिंदगी तो कांग्रेस में ही रहे हैं। अभी पिछले 10 साल से ज्यादा से 11-12 साल से बीजेपी में है। 2014 में आ गए थे बीजेपी में, वहां से लड़के एमपी हो गए, जो कांग्रेस उनका टिकट काट दिया था इसलिए। तो जगदम्बिका पाल ने बचा लिया सरकार को, क्योंकि राहुल गांधी जब किरण रिजिजू ने खड़े होकर कहा कि आप अपने आरोपों को प्रमाणित कीजिए, राहुल गांधी ने कहा मैं अभी प्रमाणित करता हूं। जगदम्बिका पाल ने फौरन रोका, नहीं अभी प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा वो तो मांग रहे हैं प्रमाण, हम देने को तैयार हैं। इसी तरह से बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं कहा, जब तक मैं नहीं कहूंगा आप प्रमाणित नहीं कर सकते। आप सोचिए, बताइए। फिर किरण रिजिजू ने खड़े होकर कहा कि हाँ वो प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया है उसकी, उस प्रक्रिया के तहत ही प्रमाणित होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा मैं उस प्रक्रिया के तहत भी प्रमाणित कर दूंगा। बाद में बोलेगा हम विशेषाधिकार हनन लाएंगे, सोचा वहां तो फंस जाएंगे। राहुल गांधी अपने प्रमाण रखेंगे ना, उन प्रमाणों पर चर्चा करनी पड़ेगी ना, उन प्रमाणों को खारिज करने के लिए भी उन पर चर्चा करनी पड़ेगी, उन प्रमाणों को बोगस या अविश्वसनीय बताने के लिए भी उन पर चर्चा करनी पड़ेगी। सब जगह ये लोग बताएंगे बुरी तरीके से, और ऐसे प्रश्नों पर चर्चा होगी जिन पर ये चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। तो ये इनके हित में है कि सदन में इन चीजों के ऊपर चर्चा ना हो, इसलिए वो जरा भी मौका देखते हैं वो चर्चा से बचने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचने लगते हैं। ये सारा का सारा इसी तरह स्पिन दिया जा रहा है पूरे मामले को। मेरा सिर्फ कहना ये है। बिल्कुल ठीक बात है, और आप जो कह रहे हैं सरकार बहुत बुरी तरह दलदल में फंसी है, वो नजर भी आ रही है। और इस बार मामला चारित्रिक हत्याओं का है, और एक अपने चरित्र पर एक ऐसा दाग है, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार के आरोपी से मोदी के मंत्री मिल रहे हैं। क्या बात है, इसी तरह लड़कियों की सुरक्षा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया बातचीत की, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।